नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 31 जुलाई 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। आप बोधा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। देखते हैं आज कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है उत्प्रवास से रिलेटेड जो विधेयक है। उपप्रवास मतलब ये होता है कि जैसे इंडियन पर्सन है, ठीक है, यदि वो दूसरे विदेश में जाके अपना काम करते हैं, ठीक, तो विदेशों में जाके तो उसके लिए जो उनके में जो चुनौतियाँ था उसके लेके सरकार ने कुछ कानून लाया, विधेयक लाया है। तो इसमें इनको जो स्थिति है उसकी सुधारने की बात की जाएगी। उसके बाद सरोगेसी को लेके है कि सरोगेसी में क्या क्या अभी बदलाव आएगा, उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। पहले आर्टिकल है उत्प्रवास से रिलेटेड। इसको आप जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें संदर्भ ये है कि जुलाई 2021 में विदेश मंत्रालय ने विधेयक लाए थे, ठीक है। विधेयक लाने के लिए इन्होंने जनता से कुछ इनपुट लिया था। सार्वजनिक इनपुट के लिए इन्होंने आमंत्रित किया था कि जनता आप भी इसका सजेशन मुझे भेजिए, ठीक। इसके संदर्भ में राइटर कुछ कहना चाहते हैं। राइटर ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये समझिए कि ये सरम प्रवास या उत्प्रवास, ओके, अधिनियम 1838 क्या कहता है। इससे पहले ये जो अभी विधेयक आएगा 2021, इससे पहले 1983 में जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम में क्या क्या बताया गया है। उस अधिनियम में ये बताया गया है कि इसका जो प्रमाण पत्र, ठीक है, और भर्ती के लिए जो दिया जाएगा वो व्यक्तियों को या समाज या निजी एजेंसियों के माध्यम से दिया जाएगा, जिस पे आपको कम खर्च और एक तंत्र स्थापित किया गया है, ओके। दूसरा जो है ये एजेंटों में संभावित नियुक्ता का उचित, मतलब जो भी भर्ती करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे जो मान लीजिए कि सऊदी अरब की कंपनी है, ठीक है, और इंडिया से अपना पब्लिक लेगी। सऊदी अरब तो सीधा डायरेक्ट यहाँ नहीं ना आएगी। यहाँ के एजेंट से इन्होंने कांटेक्ट करते हैं कि हमें इतना श्रमिक चाहिए, आप प्रोवाइड करिए। तो फिर इसको ये इस शर्त पे उचित परिश्रमी पे क्या क्या है पूरी लेन देन के साथ इसमें किया जाता है, और सेवा शुल्क भी इसमें स्थापित किया गया था। उसके बाद ये है कि मुख्य रूप से जो इंडिया के व्यक्ति जाते हैं काम करने के लिए, इंडिया के जो डायस्पोरा है, ठीक है, प्रवासी मजदूर है जो काम करने के लिए जाते हैं, वो पश्चिमी एशियाई राज्यों के में जाते हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया राज्यों में जाते हैं। जो देश के 18 देशों में श्रमिक के लिए ये यात्रा करते हैं, मतलब काम करने के लिए जाते हैं। आपने देखा था कि किस तरह से जब लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन पीरियड हुआ था, तो सऊदी अरब जो खाड़ी कंट्री है, वो सारी खाड़ी कंट्री के देश से सभी वापस लौटना स्टार्ट कर दिए गए थे, ठीक है। लेकिन ये सभी अब वापस जा रहे हैं रोजगार के लिए। इनके रोजगार के लिए जो शर्त बनाया गया था, ये अधिनियम बनाया गया था। अब इस अधिनियम में कुछ प्रॉब्लम है, और किस प्रॉब्लम के लिए के सरकार इसमें कुछ बदलाव लेके आएगी। सबसे पहला जो है प्रवासी मजदूरों के लिए समस्या, वो समस्या ये है कि सबसे पहला तो है इनके साथ ना शोषणकारी और एक बता सकते हैं कि बहुत भेदभाव होता है। इनकी स्थिति जो होती है ना काम करने का बहुत खराब होता है। उसके साथ इनका साथ भेदभाव, आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, जो यहाँ से तो उनको ले जाता है कि मैं आपको सुपरवाइजर बनाऊंगा, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको काम लेबर का करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ें आपने बहुत सारा वीडियो के माध्यम से या सुना भी होगा। उसके बाद भुगतान आपको बोलेगा कि 1 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको 20,000 रुपया दिया जाता है। ये चीज़ें, लेकिन आपको क्या है, वहाँ पे आप जाएंगे आपका पासवर्ड रख लिया जाएगा कंपनी का, या फिर ऐसा टर्म एंड कंडीशन पे आपको ले जाया जाता है कि जिसके कंडीशन के तहत आपको 3 साल इंडिया नहीं आना है, 3 साल उनके लिए काम करना है। उसके बाद उनकी भर्ती का जो शुल्क होता है, जो नियुक्ति के लिए, वो भारी भरकम शुल्क होता है। सभी अपने खेत बेच के, सब प्रॉपर्टी बेच के, या फिर लोन लेके, किसी से कर्ज लेके वो विदेश जाते हैं। लेकिन उनकी स्थिति वहाँ पे ऐसा खराब होता है, उनके साथ धोखा होता है कि मैंने 1 लाख रुपये सैलरी बताया, लेकिन वहाँ पे जब गए तो 10,000 भी नहीं है उनका सैलरी, 20,000 भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ समस्या हो रही थी। तो सरकार ने इसके लिए कुछ प्रावधान लेके आया। प्रावधान लेके जो आए वो है उत्प्रवास विधेयक जो लेके आया है 2021, उत्प्रवास विधेयक 2021, जिसके तहत 1883 में जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जाएगा।
ये किसके द्वारा लाया गया है? ये विदेश मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ये अपने नीति में प्रभावित रूप से करेंगे। इसमें ये है, एक तो सबसे पहला हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और कल्याणकारी समितियां का स्थापना किया जाएगा। इसका मतलब समझिए कि जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में एक हेल्प डेस्क, मतलब उनके लिए, इंडियन एक डायस्पोरा के लिए यहाँ पे हेल्प डेस्क होगा कि आपके साथ यदि धोखा धोखी होता है, आपको यदि चीज़ें स्थिति नहीं दिया जाता है, तो आप यहाँ जाके उनसे मदद ले सकते हैं। उसके बाद प्रवासियों के लिए जाने से पहले एक वार्ता करना, उनको एक बताना कि एक सहानुभूति देना कि आप जाए, सरकार आपके साथ रहेगी, सरकार आपको हर एक चीज़ों में साथ रहेगी। उसके बाद इनमें जनशक्ति एजेंसियों, जो एजेंसियां इनको भेजती है, उन एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया है कि आपको भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। यदि आपके माध्यम से ये जाते हैं तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि इनको सही स्थिति भी ले और सही जगह पे इनको काम करने का परिश्रमी मिले। उसके बाद इसमें जो पहले श्रमिकों का जो शामिल किया गया था, काम करने के लिए जाते थे, तो वो दलाल के, बिचौलिए के माध्यम से जाते थे। बाद में उसको, यदि आप दलाल के माध्यम से जाते हैं या बिचौलिए के माध्यम से, उसकी जवाबदेही को भी बढ़ा दिया गया है कि आपने जिस आधार पे उन्होंने आपके साथ गया था, वो जवाबदेही आपके पास रहना जरूरी है। उसके बाद राइटर के द्वारा बताया जाता है कि सरकार ने जो जो अभी प्रावधान किए हैं, वो प्रावधान पर्याप्त नहीं है, इसमें और चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे ये पहला पॉइंट बता रहे हैं कि समावेशिता की में कमी दिखाई दे रही है। इसका ये कहना है कि जिस तरह से प्रवासी मजदूर या उनके परिवार जाते हैं, तो उनका अधिकार कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं होता है। ओके, खासकर कि मानव अधिकार का जो ढांचे है, उसमें कमी दिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि श्रमिक के रूप में महिला भी काम करने के लिए जाती है, लेकिन आपने इसके कोई लिंग आधार पे नहीं किया। जब महिला वहाँ पे काम करने के लिए जाती है और एक स्थिति में होती है, तो उनके लिए एक तो श्रम, शारीरिक, मतलब उनकी जो शारीरिक होती है उसको देखना, मनोवैज्ञानिक तौर पे, और यौन शोषण यौन शोषण जो है ना आम हो गया है। ठीक है, तो अधिक काम करवाना, जैसे 8 घंटे है लेकिन उनको 10 घंटे काम करवाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक होता है कि बॉडी जो होती है ना, महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं काम कर पाएगी, काम कर पाएगी, लेकिन एक स्थिति होनी चाहिए। इस स्थिति में उनको हर काम देखना पड़ता है, क्योंकि घर का भी काम वही देखती है, बाहर का भी काम वही देखती है। तो दोनों स्थिति को बैलेंस बनाना, ये कोई सरकार के द्वारा और इस विधेयक के अंदर में उनके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट ये है कि जो विधेयक लाया गया है, स्थापित किया गया है, उसमें कल्याणकारी जो निकाय है, ठीक है, या कार्यकर्ता है, उनकी जो प्रतिनिधित्व होती है और ग्रामीण समाज की जो भागीदारी होती है, उसको भी एक सीमित स्थान मिला है। कोई ये नहीं है कि जो कार्यकर्ता है और प्रतिनिधित्व है स्थानीय स्तर पर या स्थानीय निकाय में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जवाबदेही को कोई ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है। दूसरा पॉइंट क्या बताया जाता है? दूसरा पॉइंट ये राइटर बता रहे हैं कि सेवा शुल्क अभी भी जारी रखा गया है। सेवा शुल्क जारी रखने से क्या होता है कि एजेंट जो होते हैं उन पर भारी भरकम सेवा शुल्क लगाते हैं, जिस कारण से वो तो एक गरीब श्रमिक होता है जो काम करने जाएगा, वो तो एक, मान लीजिए कि ज़रूरत है, उसको नीड है, इसलिए वो जा रहे हैं। ऊपर से आप उसके ऊपर ऐसा स्थिति डाल देते हैं, ठीक है, कि वास्तविक जो लागत होता है उससे अधिक इनसे पैसा वसूलना। वास्तविक लागत है कि 1 लाख रुपया टोटल खर्च लगेगा, इनसे 3 लाख रुपया लिया जाएगा। एक बिजनेस की तरह चलता है हमारे यहाँ पे, पूरी ये गिरोह चलती है। वो व्यक्ति कहाँ से देगा पैसा? वो व्यक्ति या तो अपना खेत बेचता है या फिर बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेता है, सोचता है कि मैं बाहर जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा सऊदी या कहीं पे भी, वहाँ पे मैं 1 लाख रुपया महीना कमाऊँगा, 3 महीने में मैं 3 लाख रुपया दे दूँगा। तो ये स्थिति में भारी भरकम पैसे ले लेते हैं। उसके बाद ILO के जो सिद्धांत है और उनका जो दिशा निर्देश है, वो श्रमिकों की जो नियुक्ति करता होती है, जो कंपनी उनको रिक्रूटमेंट करती है, और उनका वीज़ा का लागत, हवाई यात्रा, चिकित्सा परीक्षण, भर्ती की जो प्रक्रिया, सारे शुल्क, इसमें ये कहा गया है कि जो कंपनी इनको लेगी, भर्ती करेगी, सारा शुल्क कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे श्रमिक को ही यहाँ पे देना पड़ता है, ना कि कंपनी एक भी पैसा पे करती है। ये सारा राइटर के द्वारा प्रॉब्लम बताया गया है कि इस विधेयक में अभी भी ये कमियां देखी गई है, ये कमियां बताया गया है। उसके साथ तीसरा ये बताया जाता है कि दंडात्मक प्रावधान के दुरुपयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, दंडात्मक, इसमें ये कहा गया है
कि श्रमिक जो है अपने पासपोर्ट, श्रमिकों को अपना पासपोर्ट रद्द किया जाएगा यदि कोई ऐसा काम करते हैं, या उनके ऊपर 50,000 तक का दंडनीयता जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन आप एक बात समझिए, यदि कोई श्रमिक है उस स्थिति में काम नहीं करना चाहता है, लेकिन ये जो अधिकारी है ना, ये अधिकारी उनका मिसयूज करेंगे, उनका जो इस्तेमाल है वो दुरुपयोग करेंगे कानून का, श्रमिकों के, और श्रमिक को डराया जाएगा कि आपको इसी स्थिति में करना है, क्योंकि इनके शायद हो सकता है कि इनकी और कंपनी के बीच में कोई सांठगांठ हो, ठीक है। और उस मामले में वो चाहेगी कि हम तो आगे हैं, एक तो 50,000 रुपया एक गरीब के लिए बहुत बड़ा रकम होता है, और ऊपर से पासपोर्ट रद्द होना जिससे कि आपकी पूरी करियर में प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद इसकी जो शिकायत होता है, कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं होता, ओके। और शिकायत का जो निवारण तंत्र है, निवारण तंत्र का भी इसमें अभाव और कमियां देखी गई है, राइट। ये प्रॉब्लम के साथ साथ राइटर इसमें कंक्लूजन ये बताते हैं कि सीमा के बाहर हमारे इंडिया में प्रत्येक वर्ष व्यक्ति जाते हैं काम करने के लिए। वो काम करने में श्रमिक में महिला भी जाती है, पुरुष भी जाते हैं। दोनों का जो परिस्थिति है उनके अनुसार से इस पे मंत्रालय को सोचना चाहिए, विदेश मंत्रालय को। इनका जो दोनों परिस्थिति है इनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि किस तरह से विधेयक लाया गया है, इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान किया गया है, और किस किस पॉइंट पे राइटर इसमें इसका बताते हैं, आलोचना करते हैं। अब देखते हैं दूसरा आर्टिकल कौन सा है। आज हम दूसरा आर्टिकल देखते हैं। दूसरा आर्टिकल जो है वो सरोगेसी से रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 2 के शासन व्यवस्था से, शासन से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला वर्ड आप समझिए, सरोगेसी मतलब क्या होता है, अभी तक यदि आपको पता ना हो तो, ठीक है। सरोगेसी मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, ठीक है, यदि इनके द्वारा बच्चे का जन्म नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक थर्ड महिला में अपने बच्चे को सरोगेस करवाते हैं, ठीक है। वो महिला में बच्चे का अपना स्पर्म जो होता है वो डाला जाता है और डेवलप किया जाता है, और ये औरत, ये महिला इस बच्चे का जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। और बच्चे को जन्म देने के बाद इन दोनों दंपति को, इन दोनों कपल को ये सौंप दिया जाता है, ये बच्चा, ठीक है। यही होता है सरोगेसी का कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ पे इंडिया में सरोगेसी कुछ दिन पहले तक सरकार के द्वारा कुछ कानून लेके आया गया था और कुछ नियम था जो संशोधन करके 2020 में लाया गया था, लेकिन उससे पहले हमारा इंडिया इसके लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया था। यहाँ पे ऐसा स्थिति होता है ना कि महिला, एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, कि जो महिला थी वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, सरोगेसी मदर बनती है, फिर 3 महीने के बाद सरोगेसी मदर बन जाती है, फिर 2 महीने के बाद सरोगेसी। तो इनकी बॉडी का, इनका स्थिति आप समझ सकते हैं क्यों ये कर दे रहे हैं ऐसा, पैसे के लिए, पैसा के लिए ऐसे कर रही है कि इनको पैसा होगा, इससे क्या होगा, सरोगेसी मदर को पैसा दिया जाता है, भारी भरकम रकम मिलता है, तो जिससे कि ये हो। लेकिन इनकी जो शारीरिक स्थिति है ऐसा नहीं होता। एक होता है कि कम एज में ही लड़की सरोगेसी होना स्टार्ट कर देती है। ये अपना एक, आप बता सकते हो कि बिजनेस सा चल गया था हमारे इंडिया में। इसको लेके ही सरकार ने कुछ कानून लेके आया, कुछ प्रावधान लेके आया। इसमें यह बताया जाता है कि सरोगेसी जो विधेयक है वो संसद में अभी जो चल रहा है मानसून सत्र, इसमें लाया जाएगा। 2020 में इसके रिलेटेड फरवर समिति बनाया गया था। ये फरवर समिति जांच के कुछ इन्होंने अपना जजमेंट दिया था। इस जजमेंट में ये बताया गया है कि समिति ने एक इच्छुक जोड़े के केवल करीबी रिश्तेदार, इसमें नियम में ये कहा गया था विधेयक में कि जो करीबी होंगे, ये जो कपल होंगे उनका जो करीबी होगा वही सरोगेसी मदर बन सकती है, ठीक है, और दूसरा थर्ड किसी को आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समिति के द्वारा ये बताया गया है कि ये इच्छुक कोई भी सरोगेसी मदर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कपल का कोई रिलेटिव ही होना चाहिए, कोई भी उसको सरोगेसी मदर बनने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट, समिति बताते हैं कि इच्छुक जोड़े के लिए ये बताया गया था कि कम से कम आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा शादी के बाद 5 साल का वेट करना पड़ेगा, फिर जाके आप सरोगेसी बच्चे ले सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये समितियां बता रही है कि नहीं, आपके प्रतीक्षा करने का समय को ख़त्म कर दिया गया है। ये क्या दिया जाता है, समिति के द्वारा कुछ जजमेंट दिया गया है, सुझाव दिया गया है। लेकिन इस विधेयक और समिति का कुछ आलोचना किया जाता है। ये आलोचना क्या है,
पहला आलोचना ये है कि महिलाओं को पूर्ण प्रजनन स्वतंत्रता जो है उसको स्वायत्तता को वंचित करता है। ठीक है, ये वंचित कैसे होता है कि मान लीजिए कोई भी नियम है, ठीक है, कोई भी सरोगेसी है, उनके पास ये है कि वो जो है पूरे स्वतंत्र है बनने के लिए, लेकिन ये जब नियम दायरा आते हैं तो एक तो सरोगेसी नहीं करवा सकते। ओके, और ये सरोगेसी जब नहीं करवा सकते तो इनमें महिला की जो स्वायत्तता है उसका अपने मन से उनको ये एडॉप्ट करना, ये इसका तो वंचित होता है उससे। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि बिल में दायरे को सीमित किया गया है और इसका आधार दृष्टिकोण बहुत आधारित है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बिल में LGBTQ, ठीक है, LGBT जो है कम्युनिटी है, इनको या फिर एकल आप समझ सकते हैं ना, मतलब कोई लड़की है और वो चाहती है कि उन्होंने मैरिज नहीं की है और भी चाहती है कि मैं बच्चे को सरोगेसी मदर बनूं या करवाऊं, ठीक है, तो वैसा, या फिर लविन जो है हेडोसेमुलर जो जोड़े हैं उनको माता पिता बनने का अधिकार को कमी किया जाता है। ठीक है, इस अधिकार में कमी किया जाता है जिसके कि उनके पास सरोगेसी का विकल्प जो है वो बंद कर दिया गया है। ये सरोगेसी नहीं बन सकते। कोई भी LGBT के जो वो है कपल है वो कभी भी सरोगेसी मदर नहीं बन सकती। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम है। उसके बाद आर्थिक स्वायत्तता से इनकार करना, इसमें यह है कि सरोगेसी बनने के बाद उनको सिर्फ बीमा का राशि दिया जाता है, बीमा तक ही सीमित करके रखा जाता है। यदि वो सरोगेसी मदर यदि जब उनकी लास्ट भुगतान का समय आता है उनको कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाता, सिर्फ मुआवजे के रूप में कोई चीज़ें नहीं मिलता, सिर्फ उनको जो बीमा तय किया गया था वही मिलता है और मुआवजा तो 1 रुपये का ही उनको नहीं मिलता है। यह वास्तविक रूप से दुनिया में इसका जो उद्देश्य है ये सही पूरक नहीं है, इसका पूरा नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। निष्कर्ष में ये बताया जाता है राइटर के द्वारा, अभी तक आपने समझ गया होगा कि सरोगेसी में रिलेटेड क्या क्या इशू था और क्या क्या प्रॉब्लम था। मैं सिर्फ 2 मिनट में फिर से इसको स्पीड में कंक्लूड कर देता हूँ। इसमें ये था कि सरोगेसी के लेके कानून लाया गया था सरकार के द्वारा, उसके लिए फॉरवर्ड समिति का समिति बनाया गया था। समिति कुछ इसमें वो दिया है, सुझाव दिया है। अब ये सरकार के ऊपर है कि ये सुझाव माने या ना माने। राइटर के द्वारा कुछ उनका आलोचना भी किया गया था, जो हमने पॉइंट आलोचना किया है कि कुछ आर्थिक रूप से कोई किसी जोड़े को दायरे के सीमित किया गया है कि उनको प्रबंध किया गया है। उसके बाद स्वायत्तता, महिलाओं को जो स्वायत्तता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो इनमें प्रवर समिति का ये था कि आप रिश्तेदार के जो कपल है, ठीक है, उनके रिश्तेदार क्लोज के जो रिश्तेदार है वही सरोगेसी मदर बन सकती है। लेकिन इसमें ये समिति बताती है कि नहीं, ये कोई भी इच्छुक महिला इसका सरोगेसी बनने के लिए, सरोगेसी मदर बनने के लिए तैयार रहेगी, मदर बन सकती है। उसके बाद इनमें बताया गया था कि जोड़े जो होते हैं, कपल जो होते हैं, उनकी शादी का 5 साल के बाद आप सरोगेसी मदर या फादर बन सकते हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि नहीं, आप कभी भी बनने के लिए तैयार है, कोई समय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि समझौता होना चाहिए, एक वार्ता होना चाहिए, और जो समय के गर्भधारण के समय जो चीज़ें आय को लेके और अवसर को लेके जो एक एग्रीमेंट के तौर पे होना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं होना चाहिए। उसके बाद इनका मुआवजा का जो मॉडल है उसको भी अपनाने की ज़रूरत है, जिससे कि महिलाओं को आर्थिक तौर पे स्वायत्तता मिलेगी। ठीक है, जो ये काम कर रही है आर्थिक तौर पे, तो इनको एक आर्थिक तौर पे स्वायत्तता मिल पाएगा। इसके लिए इनको काम करना चाहिए इस विधेयक के अंदर। तो हमने 2 आज आर्टिकल डिस्कस किया। पहला जो था वो प्रवास से रिलेटेड था, उसके अधिनियम, यदि कोई बाहर जाके काम करते हैं उससे रिलेटेड। दूसरा जो है सरोगेसी से रिलेटेड था। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। उससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये कंटिन्यू रहेगा ये इनिशिएटिव। कभी कितने स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसको तो ब्रेक नहीं किया जाएगा। मैं प्रॉमिस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखें, और जिससे कि आपको जो हिंदी मीडियम में ये होता है कि हिंदी में डिस्कशन किया जाता है लेकिन टू द पॉइंट जो नोट्स मिलना चाहिए वो नोट्स नहीं मिलता पाता। और खासकर एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाना चाहिए। 1 घंटे में आप यदि कोई एडिटोरियल देखते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। 1 घंटा आपका वेस्ट होता है। ये एग्जाम में समय बहुत कीमती होती है आपके लिए। और इसके लिए आप बोधा इस चैनल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम पीटी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल पोस्ट करते हैं 6 से 7 बजे के बीच में, वहाँ से कर लीजिए। और मेंस के लिए आप एडिटोरियल डिस्कशन देखिए, इसका नोट्स पढ़ लीजिए। आपके करंट अफेयर के लिए इनफ है इतना चीज़।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।